नमस्कार श्रोताओं। हेलो हल्द्वानी सामुदायिक रेडियो स्टेशन 91.2 में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर मोहन सिंह संबल, असिस्टेंट प्रोफेसर भूगोल, व मेरे साथी डॉक्टर गीतांजलि भट्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स, एवं श्रीमान सुनील तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर जियो इन्फॉर्मेटिक्स, आप सभी का स्वागत करता है। और आज हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय किसान दिवस के बारे में। राष्ट्रीय किसान दिवस हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री चौधरी चरण सिंह जी की तिथि में मनाया जाने वाला दिवस है, जिसका शुभारंभ भारतवर्ष में वर्ष 2001 से किया गया था। असली वजह यह रही है कि किसान दिवस मनाने की स्वर्गीय श्री चौधरी चरण सिंह जी के द्वारा लंबे समय तक किसानों के लिए संघर्ष किए गए थे और किसानों के जीवन में सुधार लाने के लिए उन्होंने अनेक प्रयास किए, जिन प्रयासों को एक दिवस के रूप में मनाने के लिए सरकार के द्वारा यह कदम उठाया गया है। और स्वर्गीय श्री चौधरी चरण सिंह जी को किसानों का पितामह के नाम से भी जाना जाता है। और असल में किसान होते कौन हैं, कृषक किसे कहा जा सकता है, उसके बारे में मेरे सहयोगी साथी डॉक्टर गीतांजलि भट्ट जी आपको अवगत कराएंगी। धन्यवाद सर। सामान्य अर्थ में खेती करने वाले व्यक्तियों को किसानों की संज्ञा दी जाती है, लेकिन किसान की श्रेणी में वो लोग भी शामिल होते हैं जो खेती के अलावा पशुपालन, मुर्गी पालन, दुग्ध उत्पादन, मौन पालन, मछली पालन जैसे अनेक खेती पर निर्भर रहने वाले लोगों को भी इसमें शामिल किया जाता है। लेकिन अगर हम वर्तमान में खेती किसानों की बात करें तो वर्तमान में खेती किसानी का अर्थ बदलता जा रहा है। जहां खेती का कार्य मजदूर व प्रौद्योगिकी के द्वारा किया जाता है, पर उसका श्रेय बड़े भूस्वामियों द्वारा लिया जा रहा है। वास्तव में किसान वही व्यक्ति है जो वर्ष के 12 माह तीनों ऋतुओं, चाहे जाड़ा, गर्मी व वर्षा में बिना आराम के कृषि कार्य करता है और पूरे परिवार के साथ खेती के कार्यों में लगा रहता है। तो यह तो हुई दोस्तों किसानों की बात। अब डॉक्टर मोहन सर, क्या आप हमारे श्रोताओं को भारतीय खेती और किसानों के प्रतिरूप के बारे में जानकारी देना चाहेंगे? धन्यवाद। भारतीय किसानों की जो खेती का प्रतिरूप है, मुख्यतः वो यह देखा जाता है, या हम कहें कि सामान्य भाषा में उसका जो निर्धारण होता है, भारत की जो भौगोलिक विविधताएं और जलवायुगत दशाएं हैं, उसके द्वारा ही संपूर्ण भारत में खेती किसानी का प्रतिरूप निर्धारित होता है। यदि हम भौगोलिक दशाओं को आधार मानते हैं तो उत्तर भारत की बात करें कि उत्तर भारत का जो अधिकांश पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ पे जो कृषि का जो प्रतिरूप है वो सीढ़ीदार खेतों में किया जाता है, जहाँ बागवानी की कृषि को अधिक महत्व दिया जाता है या बागवानी कृषि को सामान्य तौर पर किसानों के द्वारा अपनाया जाता है। यदि हम मध्य भारत की बात करें तो जो मैदानी प्रदेश है, जिसमें बृहद स्तर पर व्यापारिक और आधुनिक कृषि को अपनाया जाता है। और दक्षिण भारत की बात करें तो वहाँ पर मौसमी और हमारी जो जलवायुगत विशेषताएं हैं वो उत्तर भारत के विपरीत पाई जाती है। आज ये दिसंबर का महीना आया है, उसके बाद भी वहाँ पर बाढ़ की जैसी स्थितियाँ बनी हुई है। तो यहाँ पे जो है अधिकांशतः आपकी मसाले और धान की खेती ही विशेष तौर पर की जाती है। पूर्वी और पश्चिमी भारत की बात करें तो पूर्वी भारत में भी जो है अधिकतर पर्वतीय क्षेत्र है और मौसम से संबंधित जो मौसमी हमारे वेदर एलिमेंट्स हैं, इनमें भी असमानता पाई जाती है। तो बागायती कृषि और धान की खेती ही आपके पूर्वी भारत में भी विशेष तौर पर अपनाई जाती है। अगर पश्चिमी भारत की बात करें तो पश्चिमी भारत में मरुस्थलीय क्षेत्र अधिक होने के कारण यहाँ पर कृषि का जो प्रतिरूप है उतना अच्छा फला फूला नहीं है। फिर भी लाखों किसान जो है खेतीगत कार्यों में यहाँ पर वर्ष भर लगे रहते हैं। कृषि कार्यों में जो किसानों की संख्या है उसके बारे में मेरे सहयोगी सुनील तिवारी जी हमारे श्रोताओं को अवगत कराएंगे। धन्यवाद सर। भारतीय किसानों को मुख्य रूप से कृषि के आकार और आर्थिक स्थिति के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। जैसे हम बात करें सीमांत किसान, छोटे किसान, अर्धमध्य किसान, मध्यम किसान, बड़े एवं कृषि भूमि विहीन आदि किसान। और इसमें भी सीमांत किसान के अंतर्गत हम उन्हें शामिल करेंगे जिनके पास 1 हेक्टेयर भूमि है, और छोटे किसान के अंतर्गत 1 से 2 हेक्टेयर भूमि है, और अर्ध मध्यम किसान के अंतर्गत 2 से 4 हेक्टेयर भूमि है,
मध्यम किसान के अंतर्गत 4 से 10 हेक्टेयर भूमि है, और बड़े किसान को हम इसमें कहेंगे जिसके पास लगभग 10 हेक्टेयर से अधिक भूमि है। अगर नाबार्ड की 2022-23 रिपोर्ट के अनुसार हम बात करें तो भारत में किसानों की जनसंख्या लगभग 10 करोड़ पॉइंट 7 है, जिसमें 55% पुरुष और 45% महिला हैं। और उसमें भी हम पर्वतीय राज्यों की बात करें जैसे कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या नॉर्थ ईस्ट के राज्य हो गए, तो उसमें 95% जो कृषि में भागीदारी है वो महिलाओं की है। इसी प्रकार जैसे हमने कृषि को विभाजित किया है, उसी प्रकार भारत में फसलें एवं फसलों के प्रकार भी विभाजित किए गए हैं। उसके बारे में हमारे साथ गीतांजलि मैम हैं, जो आपसे इसके बारे में जानकारी साझा करेंगी। जैसे कि दोस्तों हम सब जानते हैं कि कृषि हमेशा से हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ रही है। हरित क्रांति के बाद ही हमने विभिन्न प्रकार की फसलें उगाना शुरू कर दिया है। अगर भारत की प्रमुख फसलों की बात करें तो वो है खरीफ, रबी और जायद। खरीफ की खेती मानसून के मौसम में होती है, इसलिए इसे मानसून फसल भी कहा जाता है। जैसे चावल, मक्का, बाजरा, रागी, सोयाबीन खरीफ फसल है। वहीं रबी फसल बसंत ऋतु में काटी जाती है, जैसे गेहूं, जौ, सरसों और हरी मटर, चना, ये सब आपके रबी में आते हैं। भारत में उगने वाली प्रमुख फसल रबी है। वहीं अगर हम बात करें जायद फसलों की, तो जायद फसलों को बसंत ऋतु के आगमन के साथ ही इसकी बुआई आरंभ की जाती है और मई जून तक तैयार हो जाती है। जैसे तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी और कुछ हरी सब्जियां भी उगाई जाती हैं। इन्हीं फसलों के आधार पर अलग अलग खेती प्रकार यहाँ अपनाए जाते हैं, जैसे व्यापारिक कृषि, जीविका निर्वहन कृषि, वृक्षारोपण कृषि जिसे कह सकते हैं प्लांटेशन एग्रीकल्चर, बागाती भी कहा जाता है, कृषि भी कहा जाता है, तथा विशिष्ट कृषि, मिश्रित कृषि, शुष्क कृषि, रेंचिंग खेती आदि नाम से भी जाना जाता है। तो विभिन्न प्रकार की फसल एवं खेती से लाखों टन अन्न का उत्पादन यहाँ पर पूरे प्रतिवर्ष किया जाता है। लेकिन फिर भी किसान कई प्रकार की समस्याएं झेल रहे हैं, जिसके बारे में श्रोताओं आपको डॉक्टर मोहन सर विस्तृत रूप से जानकारी देंगे। कृषि फसल उत्पादन की अगर हम बात करते हैं तो भारतवर्ष में यह देखा गया है कि भारतीय किसान कृषि फसलों का उत्पादन मुख्य रूप से परंपरागत और आधुनिक कृषि पद्धतियों के द्वारा प्रतिवर्ष करते हैं। आधुनिक कृषि जो उत्पादन की पद्धतियां हैं उनके द्वारा फसल का उत्पादन उतने बृहद स्तर पर नहीं हो पाता है, जिसके स्थान पर हरित क्रांति के आगमन के फलस्वरूप अपार वृद्धि हमने फसल उत्पादन में प्राप्त की है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार यह रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि हमारे अन्नदाताओं के द्वारा देश की कुल जनसंख्या लगभग 1.4 मिलियन हेतु वर्ष 2022-23 में 315.7 मिलियन टन खाद्यान्न का उत्पादन किया गया था, जिसमें चावल 1308.7 लाख मीट्रिक टन व गेहूं 1121.82 लाख मीट्रिक टन रहा है, जो भारतीय अन्नदाता अर्थात किसान की हाड़ तोड़ मेहनत का प्रतिफल है। इतनी बड़ी मात्रा में खाद्यान्नों का उत्पादन करने के बाद भी भारतीय किसान आज भी अनेक प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं, प्रतिवर्ष हजारों किसान कृषि ऋण या कृषि से संबंधित मूलभूत सुविधाओं के अभाव में आत्महत्या जैसे कदमों को उठा रहे हैं। उनके कृषि कार्यों के लिए उचित मूल्य के कृषि उपकरण, खाद, बीज और कृषि फसलों को उत्पादन करने वाली सुविधाओं और उनके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा जैसे मूलभूत सुविधाओं का अभाव होने के बावजूद वह दिन प्रतिदिन कृषि फसल के उत्पादन में रुचि न लेकर के हतोत्साहित हो रहा है, जिससे आने वाले भविष्य में हमारे लिए और हमारे देश के नागरिकों के लिए बहुत बड़ा खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो सकता है। राष्ट्रीय अपराध लेखा कार्यालय की एक रिपोर्ट जो आई है, उन्होंने वर्ष 1994 से लेकर 2011 तक के आंकड़ों का संकलन किया था, जिसमें यह पाया गया कि 17 वर्षों की अवधि में लगभग 7,50,760 किसानों ने आत्महत्याएं की है, जो हमारे कृषि या अन्नदाताओं के लिए बहुत बड़ा ऋणात्मक संकेत है। और इसी के साथ साथ
आज हमें आवश्यकता महसूस होती है कि इनकी जीवन में किस प्रकार से सुधार लाया जा सके और सरकार किस तरह से इनके लिए सहयोग कर सकती है, क्योंकि किसान की आवश्यकता भी उतनी है जितने हमारे देश के लिए जवान की है। वर्तमान में किसानों के लिए या गैर सरकारी संगठन व सरकार के प्रयास से चलाई जा रही विभिन्न प्रकार की योजनाओं के बारे में मेरी सहयोगी डॉक्टर गीतांजलि भट्ट जी आप हमारे श्रोताओं को बताएंगे। वैसे तो विभिन्न प्रकार की योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं। उसमें से कुछ मुख्य योजनाएं इस प्रकार हैं, देखिए, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम जिसे किसान मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना भी कहा जाता है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, माइक्रो इरिगेशन फंड स्कीम भी चलाई जा रही है, सूक्ष्म सिंचाई निधि योजना, ई नेम का अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग, इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि विपणन, और नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम कह सकते हैं एफपीओस, किसान उत्पादक संगठन। इस तरीके की योजनाएं सरकार द्वारा आजकल चलाई जा रही हैं। साथ ही लघु काल में सुधार के लिए अधिकतम न्यूनतम समर्थन मूल्य, कर्ज माफी, कृषि निर्यात वृद्धि, समता विकास एवं सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग आदि के द्वारा भी हम किसानों के जीवन में सुधार लाया जा सकता है। जबकि किसान भारत राष्ट्र के सभी नागरिकों के लिए बहुमूल्य धरोहर है, जिसका महत्व सभी के जीवन के लिए है। किसान के महत्व को सुनील सर आप हमारे श्रोताओं को अवगत करवाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि जितना जरूरी जल और वायु है, उतना ही जरूरी हमारे देश के किसान हैं। देश के किसान हमारे रीढ़ की हड्डी हैं। जैसे हमारे देश के किसान हमारी आर्थिक स्थिति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारतीय किसान भारतीय व्यवस्था के मूल अंग हैं। जैसे कृषि से ही देश की मुख्य आजीविका स्रोत है। खाद्य सुरक्षा का मुख्य स्रोत ही किसान है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि एक तरीके से पूरी जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर ही निर्भर है। बड़े बड़े उद्योग जो हैं वो एक तरीके से कृषि पर ही आधारित हैं। इस विषय में थोड़ा बहुत प्रकाश डालेंगे। भारतीय किसानों का महत्व हमारे जीवन में या हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था में जिस प्रकार से मानव शरीर में रीढ़ की हड्डी काम कर रही है, उसी भांति भारतीय किसान भी देश की आबादी के लिए रीढ़ की हड्डी और धमनियों के रूप में कार्य कर रहे हैं। लेकिन मूलभूत सुविधाओं के अभाव और कुछ सरकारी सहयोग में कमी जैसे मुख्य बिंदुओं के कारण जिस गति से किसानों को कार्य करना था या वो करना चाहते हैं, उस ढंग से वो नहीं कर पा रहे, जिनके लिए कुछ सुझाव हम आपके सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। जैसा कि भारतीय किसान को भारतीय अन्नदाता या धरती पुत्र जैसी संज्ञाओं से तो लंबे समय से जाना जा रहा है, जिन पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सभी लोग, चाहे वो दुनिया के किसी कोने में क्यों न रहते हों और कितने ही बड़े बड़े स्तर पर अपना जीवन निर्वहन कर रहे हों, लेकिन वह किसी न किसी रूप में कृषि पर ही आश्रित रहते हैं। जैसा कि वर्ष 2022-23 की अर्थव्यवस्था में जो जीडीपी के आंकड़े आए हैं, उसमें देखा गया है कि भारतीय कृषि का योगदान लगभग 15% तक रहा है और अप्रत्यक्ष रूप में यह 40% तक प्रतिवर्ष योगदान देता है। इतना होने के बावजूद भी आज भारतीय किसान अपने जीवन की लड़ाई लंबे समय से लड़ रहा है और उसके पास अपने जीवन और अपने बच्चों के जीवन के लिए कोई भी ठोस रणनीति या सुरक्षा कवच न तो स्वयं के साधनों के द्वारा और न ही अन्य प्रयासों के द्वारा उपलब्ध है। हम चाहते हैं कि सरकार और हमारी सहयोगी संस्थाएं किसानों के जीवन स्तर को ऊपर लाने के लिए जमीनी स्तर पर कार्यों को करने के लिए तत्पर रहे। जैसे खेती कार्यों के लिए उनको आर्थिक सहायता, खेती कार्यों में नवाचार जैसे विषयों को लाने के लिए शिक्षा पद्धति में सुधार और अनेक प्रकार की आधुनिक तकनीकों को उसमें शामिल किया जाए। कृषि उत्पादों को बचाने के लिए उनको उचित सुविधाएं और भंडारण, कृषि उत्पादों को बेचने के लिए छोटे बड़े बाजार, यदि स्थानीय बाजारों में वो सामान नहीं बिक पाता है या उनको उचित मूल्य नहीं मिल पाता है, तो उसके लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रयास करने की आवश्यकता होती है। जैसे कि इस समय सरकार किसानों के लिए कुछ कार्य कर रही है। जीआई टैग व्यवस्था को जो अपनाया गया है, उससे हमारे किसान भाइयों को आने वाले भविष्य में उनकी फसल का एक अच्छा समर्थन मूल्य मिल सकता है, क्योंकि किसान की मेहनत और उसकी फसल उपज के आधार पर ही देश की प्रगति और विकास की दशा और
दिशा निर्धारित होती है। इसीलिए हमारे देश के इस प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है कि वह किसानों को सम्मान की दृष्टि से देखे और उनके मनोबल को दिन प्रतिदिन बढ़ाए। और आधुनिक तकनीक से जोड़ने के लिए हमें जो है भारत देश के ही नहीं, वैश्विक स्तर पर जितने भी कृषि के उत्पादन के लिए प्रविधियां अपनाई जा रही हैं, उनको आज भारत जैसे विकासशील देश में भी अपनाने की आवश्यकता है। जो कृषि में तकनीकें अपनाई जा सकती हैं, उनके बारे में जो आपको एक सूक्ष्म जानकारी प्रदान करेंगे सुनील तिवारी जी। जैसे तकनीकें बहुत आगे बढ़ गई हैं, उसी प्रकार से एक तकनीक है रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस, जिसके माध्यम से हम कृषि को एक बहुत ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं और जिससे हमारे किसान भाइयों का बहुत भला हो सकता है। तो हम थोड़ा सा जानते हैं कि क्या है ये रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस, जिससे हमारी जो कृषि है वो एक अच्छी हो सकती है। जैसे कि हम उपग्रहों के माध्यम से किसी क्षेत्र का डेटा एकत्रित करते हैं और उससे उन फसलों का आकलन करते हैं, उस क्षेत्र की मिट्टी का आकलन करते हैं, उस क्षेत्र की नमी का आकलन करते हैं। इन सब का आकलन करके हम एक मानचित्र तैयार करते हैं और एक डेटा तैयार करते हैं, जिससे हम अपनी फसलों का पूर्वानुमान कर सकते हैं। और कृषि में अगर जो उपग्रह से हमें डेटा प्राप्त होते हैं, अगर कोई हमारी फसलों में बीमारी लगी है तो उसका भी हमें पता चल जाता है। और हम इसके साथ साथ अगर कहते कृषि क्षेत्र में जो फ्लडिंग एरिया में आ रहा है, उस क्षेत्र का भी हम कहते मानचित्रण कर सकते हैं। तो हम फिर उसके लिए उसमें एक पूर्व योजना बना सकते हैं कि हम इस क्षेत्र में कौन सी फसल लगाएं और अपने इस कृषि वाले क्षेत्र को हम बाढ़ से कैसे बचाएं। और इस बारे में सर आप कुछ और बताना चाहेंगे मोहन सर? जैसे तकनीकी के बारे में अगर हम बात करते हैं, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, कि किस तरह से हम कृषि को आधुनिक तकनीकों के साथ हम जोड़ सकते हैं। जैसे जो कृषि के आधारभूत स्तंभ हैं, सिंचाई, कृषि फसल उत्पादन, बीज, बुआई का समय और फसलों की निगरानी और रोगों के लिए रोकथाम जैसे बिंदुओं को अगर हम देखें, जिनको हम लंबे समय से केवल प्रत्यक्ष रूप से जाकर ही हम उनका मूल्यांकन कर पाते थे, या जब हम फसलों के सम्मुख खेतों में पहुंचते थे तब जाके हमें जानकारी मिलती थी कि हमारी फसल को सिंचाई की आवश्यकता हो रही है, गुड़ाई की होती है, या निराई की आवश्यकता पड़ रही है, या हमें खाद देने की ज़रूरत है। तभी हमें वो चीज़ें पता लग पाती थी जब हम खेतों में जाते थे या फसल की निगरानी करते थे। लेकिन आज हमारे पास इस तरह के तकनीकी आयाम आ गए हैं कि हम अपने खेत में न जाकर घर बैठे ही कंप्यूटर आधारित तकनीकी के द्वारा फसल बुआई का समय, फसल गुड़ाई का समय, फसल निगरानी का समय, और जो उसमें बीमारियां आ जाती हैं समय समय पर, उनकी निगरानी और उनके रखरखाव, उनके भंडारण, उसके बाजार जैसी तकनीकों को हम अपने घर में बैठ के देख सकते हैं। और कहाँ पे हमें अच्छा मूल्य मिल सकता है, कहाँ अच्छा बाजार मिल सकता है, उसकी सभी सटीक जानकारियाँ हमें एक बंद कमरे में मिल जाती है। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र की तरह काम कर रहा है कि हम खेतों पे तो जा नहीं रहे हैं, उसके बाद भी अपनी फसल की पूर्ण रूप से निगरानी कर ले रहे हैं। इसी के साथ साथ ही अगर हम देखते हैं मिट्टी के बारे में, अब फसल उत्पादन के लिए हमें आवश्यकता होती है मिट्टी और उसकी उर्वरक क्षमता की। मिट्टी में उर्वरक क्षमता है या नहीं है, उसमें पोषक तत्व पूर्ण रूप में पाए गए हैं या नहीं पाए गए हैं, या वह किस फसल के लिए उपयुक्त है, इसकी निगरानी भी हम आज अपने जीआईएस टेक्निक के माध्यम से कर सकते हैं, जिससे हमारे किसान भाइयों को यह फायदा होगा कि कम लागत में वो अधिक से अधिक फसल का उत्पादन कर सकते हैं और फसलों का बहुत अच्छा रख रखाव कर सकते हैं। सीमित क्षेत्र में भी वो अधिक फसल ले सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आज की जो हमारी राष्ट्रीय किसान दिवस की वार्ता है, इसका समापन करते हैं और जल्द ही श्रोताओं आपके सम्मुख किसी नए प्रकरण के साथ उपस्थित होते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, धन्यवाद। प्रणाम।